हेलो एवरीवन। डेट है आज की 23 अक्टूबर 2020 फ्राइडे। आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। टोटल 4 एडिटोरियल हैं। उन 4 एडिटोरियल्स में से सबसे पहला जो है वो पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है उसके बारे में है। सेकेंड जो एडिटोरियल है वो इंडिया और यूएसए के बीच में जो 2+2 डायलॉग का 3rd एडिशन होना है उसके बारे में है। एंड द थर्ड वन इज़ अबाउट कोविड-19 टेस्ट। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो है वो अनरेस्ट बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। जो वहाँ की 11 पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने आपस में ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने एक नया अपोजिशन पार्टीज़ का ग्रुप बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, उस सिंध प्रोविंस में जहाँ पे पीडीपी पार्टी जो है वो रूल करती है, तो वहाँ पे जो 11 अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो एजिटेशन बढ़ा दिया है और बहुत बड़ी उन्होंने रैलीज़ की हैं जिससे कि वो नेशन वाइड एजिटेशन करना चाहते हैं, जिससे कि जो पीटीआई है, पाकिस्तान की जो रूलिंग गवर्नमेंट है जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उसके बेसिस पे उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हालांकि पाकिस्तान की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो इंडिया से इम्प्रूव्ड है, बट वहाँ पे फूड की शॉर्टेज है। देन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और साथ में गैस कट्स भी हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 11 अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस पूरे फेल्योर के लिए जिम्मेदार बताया और साथ में ये भी बोला है कि वो एक मिलिट्री पपेट हैं। तो यहाँ पे बात वही हो जाती है कि जब आप दूसरे के लिए खड्डा खोदते हो तो आप उसमें खुद ही एक ना एक दिन गिरते हो। तो वही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है कि दूसरी कंट्रीज़ में इंटरनल अनरेस्ट पहुंचाना, दूसरी कंट्रीज़ को परेशान करना, तो वो आज खुद उस चीज़ को भुगत रहा है। वो हिंदी में कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से होए, ऐसा कुछ कहावत है। तो वो आज बिल्कुल अपने आप को सिद्ध कर रही है। तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उसके साथ सॉलिडेरिटी, बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के पहले, जैसे कि नवाज़ शरीफ हो गए और जो एक और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। हालांकि नवाज़ शरीफ लंदन में है तो उनको भी रिकॉल लंदन गवर्नमेंट से इन्होंने बोला है कि उनको भी वापस पाकिस्तान में भेज दिया जाए, जिससे कि उनके ऊपर भी केस चलाया जा सके। अब जो रैली हुई गुरजनवाला में, वहाँ पे फॉर्मर पीएम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो फॉर्मर पीएम हैं चीफ नवाज़ शरीफ, वो लंदन से बोल रहे थे। उन्होंने नाम लिया जो आर्मी के चीफ हैं बाजवा, आईएसआई चीफ फैज़ हमीद। उन्होंने बोला कि इन्होंने इलेक्शन को बहुत ज़्यादा ही रिग कर दिया है, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जर्नलिस्ट का हैरेसमेंट कर रहे हैं, मतलब लोगों को सही बात रखने की आज़ादी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं और जुडिशरी पे ये प्रेशर डाल रहे हैं और जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, उनको अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो एक तरह से आर्मी के पपेट बने हुए हैं, बट इलेक्शन होने से पहले उन्होंने जो आर्मी है उस पर हर बार अटैक किया है। जब भी इलेक्शन के पहले उन्होंने आर्मी पे बहुत अटैक किए, बट इलेक्शन के बाद वो क्या पता क्यों एक तरह से पपेट बन जाते हैं। और जो पीटीआई का जो भी रिस्पॉन्स अभी आ रहा है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो एक स्क्रिप्ट के बेसिस पे चल रहे हैं। और लास्ट फ्यू मंथ पे जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, वो मिस्टर जो खान है, मतलब इमरान खान, उसके ऑर्डर पे जो भी मेंबर्स हैं अपोजिशन पार्टीज़ के, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को जेल में डालने का वो लोग कर रहे हैं। और जो
को चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उनको भी कस्टडी में रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने यूके से भी रिक्वेस्ट किया, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, कि वो मिस्टर शरीफ को जो है एक्सट्रीडेट कर दें, मतलब लंदन से इंडिया पाकिस्तान भेज दें, जिससे कि उनके ऊपर केस चलाया जा सके। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, वो पीडीएम की जो रैली है, जो उन्होंने ग्रुप बनाया है, जो ग्रुप है उसकी जो रैली है, पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो रैली है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो अगर कुछ नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने जो नवाज शरीफ, जो मरियम नवाज़ है, उनके हस्बैंड जो कैप्टन सफदार हैं, उनको रात में ही रेड कर दिया कराची के होटल में और उनको अरेस्ट कर लिया। तो उनके ऊपर भी चार्जेस लगाए कि जो जिन्ना का मौजोलियम है उस पे उन्होंने स्लोगन दिए थे जो कि एंटी पाकिस्तान थे। तो अरेस्ट के बेसिस पे अब जहाँ पे वो सिंध प्रोविंस में अरेस्ट करने गए थे, वहाँ पे पीडीपी जो पार्टी है उसकी गवर्नमेंट है। तो जो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं और वहाँ पे जो आर्मी है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही झड़प हो गई, जिससे कि आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जहाँ पे पुलिस और आर्मी दोनों के बीच में झड़प हो गई। अब जो मैटर है वो अंडर कंट्रोल है, बिकॉज जो जनरल बाजवा है उन्होंने 10 डेज़ में बोला है कि नेक्स्ट 10 डेज़, ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्ज़ाम, बट आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जो यूएसए है उसको भी पाकिस्तान से हेल्प चाहिए, तालिबान के साथ जो उनकी पीस टॉक्स हो रही हैं उसके लिए यूएसए को भी पाकिस्तान की हेल्प चाहिए है। तो अब वो सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं, वो सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, वो अपन को देखना है। देन नेक्स्ट वन इज़ सूनर वेटर, मींस जो इंडिजिनसली डेवलप टेस्ट है वो जो इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और पैंडमिक की वजह से जो इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटी है वो सामने बाहर निकल के आई है, वो सभी को पता है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को ये भी लगना चाहिए कि वो जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर जो भी फंडिंग है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। अब आईसीएमआर ने अभी रिसेंटली एक आईआईटी खड़गपुर और एक टाटा का जो फेल्यूडा टेस्ट है और आईआईटी खड़गपुर का बायरप टेस्ट है, उसको आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया है, जो कि रैपिड टेस्ट हैं, लो कॉस्ट हैं और उनमें हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी है। तो जिससे कि ये अगर इनको स्केल अप किया जाता है तो ये टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे अपने अपने शहर में वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, बिकॉज जो भी आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसमें टाइम लगता है, और अगर टाइम लगता है तो एक बार में बहुत कम ही टेस्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी डबल टाइम डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। साथ में जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसमें स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए रहते हैं, तो स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर चाहिए है तो वो टेस्ट जो कर रहे हैं उनका भी सॉरी उनको भी ये कंडीशन रहती कि वो खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो 1 मिलियन टेस्ट अभी इंडिया ने कर लिए हैं लास्ट फ्यू वीक में, और अभी इंडिया जो फर्स्ट टाइम है अक्टूबर 21 में जो है 1.5 मिलियन सैंपल्स टेस्ट कर रहा है डेली। तो अब जो इसमें जो टेस्ट है वो उसमें कुछ लो सेंसिटिविटी के टेस्ट हैं, जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो कि दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने डेवलप किया था। अब जो CSIR जो इंस्टीट्यूट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IIT खड़गपुर है, उन्होंने जो है वो एक नया टेस्ट डेवलप किया है जिसकी जो सेंसिटिविटी है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से ज़्यादा है। बिकॉज जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो ऐसे लोगों को तक बाहर कर देता है जिनके अंदर सिम्टम्स हैं, लेकिन उनको भी नेगेटिव टेस्ट में शो करता है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पॉजिटिव हो सकते हैं वो नेगेटिव शो हो जाते हैं, इवन उनमें सिम्टम्स हैं। तो उनको ये श्योर हो जाता है कि उनको कोविड-19 नहीं है, तो वो फिर नॉर्मली लोगों के मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो वो बिज़नेस ओपन हो रहे हैं, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया है, तो इसके बेसिस पे
लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा कोविड-19 का प्रेवलेंस अभी बढ़ गया है। अब रिक्वायरमेंट है कि एक लो कॉस्ट में बहुत ही फास्ट ऐसा टेस्ट हो जो कि बहुत कम कॉस्ट में चेक कर ले, साथ में जो है अर्ली डिटेक्शन कर ले हाई एक्यूरेसी के साथ, इवन एसिम्प्टोमेटिक केसेस का भी। तो जो लोकली डेवलप्ड टेस्ट हैं जैसे कि टाटा का फेल्यूडा टेस्ट है और जो अपना आईआईटी खड़गपुर है उसका जो वायरप टेस्ट है, तो इसके बेसिस पे जो है वो सेंसिटिविटी, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी है उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो ऐसा टेस्ट करते हैं। अब जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें होता क्या है, वो जो है वायरल आरएनए को है वो स्वाब सैंपल से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं करते, उसका डीएनए में उसका कन्वर्जन करते हैं, जिसके बेसिस पे वो अगर आरएनए एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा और डायरेक्टली उसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा तो हो सकता है आरएनए जो है वो मिले ही ना, और उससे अगर डीएनए एम्पलीफाई नहीं होगा तो वायरस का पता चल ही नहीं पाएगा। तो जो इंडिजिनसली टेस्ट डेवलप किए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और जो सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिटी है, वो भी रैपिड एंटीजन टेस्ट से उनकी अच्छी है। तो इसके बेसिस पे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो टेस्ट है वो किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में भी अभी जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट यूज़ किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँचाया जा सकता, बट जब ये जो 2 टेस्ट हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा, उनका जो है वो पूरी तरह से पता चल जाएगा उनकी एफिकेसी के बारे में, तो फिर जो है वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएंगे। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो फिर लेस इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे रूरल एरियाज़ में भी, और इसमें जो है वो आइसोलेशन की भी ज़रूरत नहीं है वायरल आरएनए की पेशेंट से, क्योंकि ये डायरेक्टली ही जो है वो सलाइबा के बेस पे टेस्ट करता है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल पर्सोनल हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो वो भी कोविड-19 से एक तरह से बच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के ऊपर पूरी तरह से बात करता है कि जो इंडिया और यूएसए का रिलेशन है वो इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 जो डायलॉग होता है, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर और जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो मीट करते हैं, तो उसमें इंडिया का क्या उससे बेनिफिट हो सकता है और इंडिया को कहाँ पे बचना चाहिए, ये पूरी बातें इस आर्टिकल में की गई हैं। तो आर्टिकल की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि अगस्त 2016 में जब यूएस के इलेक्शन होने थे उसके थोड़े टाइम पहले ही जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी और इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उनके बीच में डिस्कशन होता है रिलेटेड टू पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जिसमें कि यूएसए चाह रहा था कि इंडिया जो है उस डील को साइन कर ले, और इंडिया को जो है जो यूएसए सपोर्ट करेगा, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप कंट्री सपोर्ट करती हैं बाय मेकिंग अ फंड जो कि 100 बिलियन पर ईयर बाय 2020, जो कि वो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने जा रहे थे, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया की हेल्प हो सके क्लाइमेट एडेप्टेशन मेथड को अडॉप्ट करने में, साथ में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में। अब इसके बाद जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है इंडिया ने कैसे उसका रेटिफिकेशन किया। जो यूएस प्रेसिडेंट है वो बराक ओबामा जो लास्ट यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये उनका एक लेजेसी प्रोजेक्ट था, और इंडिया जो है वॉशिंगटन जो मतलब यूएसए जो है वो इंडिया को पुश कर रहा था कि इलेक्शन डे जो था यूएसए में नवंबर 8, उससे पहले ही इंडिया उसको रेक्टिफाई कर ले, तो जिससे कि वो हिलरी क्लिंटन जो उस समय डेमोक्रेटिक नॉमिनी थी उनको थोड़ा हेल्प मिल सके, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पेरिस डील के अगेंस्ट थे। अब जो न्यू दिल्ली है वो वेट कर सकता था रिजल्ट तक, क्योंकि इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, तो उसको डिसीजन लेने का हक है, लेकिन इंडिया ने जो है वो वेट ना करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है 2 अक्टूबर को ही उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें डोनाल्ड ट्रंप वॉज विनर, तो उसके बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने
अनाउंस किया कि यूएसए जो है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट करेगा, वो रहना नहीं चाहता। और यूएस प्रॉमिस जो थी वो फंड को लेके, जो यूएसए ने जो फंड बोला था कि वो $100 बिलियन करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड पे, उससे भी वो पीछे हट गए। और इंडिया ने जो पार्टिसिपेशन किया था वो ये सोच के किया था कि यूएसए ने जो गेन अनाउंस किया है $100 बिलियन का, उसमें से बहुत जो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स हैं वो इंडिया में आएंगे रिलेटेड टू जो है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी से फाइट करने के लिए। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, क्योंकि वो नए प्रेसिडेंट थे और जो भी चीज़ें थी, प्रॉमिस थे, वो लास्ट प्रेसिडेंट ने किए थे। तो इसके बेसिस पे ये बातें समझ सकते हैं कि आज अगर इंडिया जो है वो अपना फ़ायदा देखते हुए अगर ट्रंप के साथ रहते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर जो बिडेन चुन के आते हैं तो फिर उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। क्या इंडिया ने जो यूएसए के साथ अभी तक रिलेशनशिप बनाए हैं वो रिलेशन रहेंगे, या उसमें कुछ कमी आ सकती है। और इंडिया जो यूएसए के साथ है उसका वो चाइना पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, चाइना के साथ वो कैसे इंडिया जो है वो अपना कोप अप करेगा। तो अभी जो कंडीशन है वो इंडो पैसिफिक में बढ़ रही है। जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पेम्पियो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और वो भी अभी आ रहे हैं जब इलेक्शन यूएसए में होने वाले हैं। तो माइक पेम्पियो जो हैं वो एक वीक पहले ही आ रहे हैं इलेक्शन से। तो न्यू दिल्ली और जो वो न्यू दिल्ली के साथ में श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया में भी रहेंगे। तो इसके बेसिस पे वो स्ट्रेटेजिक पब्लिक स्ट्रॉन्ग जो है कमिटमेंट करेंगे इंडो पैसिफिक प्लान के ऊपर। तो ये देखना होगा। और ये जस्ट थोड़ी एक वीक पहले ही क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग हुई टोक्यो में। तो क्वाड जो है वो एक ग्रुप है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का। और ये सारे जो लोग हैं, चारों कंट्रीज़ हैं, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। तो जो क्वाड है वो उसकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है। और मोदी जी ने भी श्रृंगेरी ला जो डायलॉग है उसमें बोला था कि कोई भी कंट्री इंडिया को डायरेक्ट नहीं कर सकती कि वो कुछ भी करे, बिकॉज बीजिंग का कहना है कि जो ये क्वाड है वो एशियन नाटो है। तो इसके बेसिस पे मोदी जी ने भी उनको थोड़ा शूट कराया। अब बीजिंग जो है वो रिलेंटलेस एग्रेशन कर रहा है। अब अगला जो पॉइंट है कि जो चाइना है वो अपना बिना रुके हुए जो एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी है, उस पे अपना जो एजेंडा है उसको लेके आगे बढ़ रहा है, और जिससे कि बहुत ही अग्रेशन दिखा रहा है और अपनी जो आर्मीज हैं उसको विड्रॉ भी नहीं कर रहा है। अब इलेक्टोरल जो कैलकुलेशंस हैं, आखिर क्या हो सकता है अगर जो माइक पेम्पियो हैं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रंप फिर से चुन के आते हैं कि नहीं। फिर अगर मिस्टर बिडेन जो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो फिर देखना होगा कि चाइना के साथ उनके क्या रिलेशन हैं। और साथ में मोदी जी ने वैसे भी मिस्टर ट्रंप के लिए 2 बार कैंपेनिंग की हुई है, 2019 में ह्यूस्टन में जो रैली थी उसमें, और 2020 में अहमदाबाद में, और उन्होंने स्लोगन भी दिया था आपकी बार ट्रंप सरकार। तो उसके बेसिस पे जो रिलेशन है वो आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसे होते हैं। अब चाइना जो है और इंडिया वो 3 फ्रंट पे फाइट कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया को जो है अब 3 जगह से चाइना के साथ फ्रंट करना है। पहला तो एलएसी, दूसरा मैरीटाइम स्पेस जो इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे इंडिया को फाइट करना है। तीसरा है कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ चाइना अपना रिलेशन बढ़ा रहा है, उनको लोन वगैरह दे रहा है, उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगा रहा है, जिससे कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो हार्म हो रहा है। अब जो मैरीटाइम स्पेस है तो उसमें सबसे पहला जो डिस्कशन होना चाहिए 2+2 डायलॉग में वो इंडो पैसिफिक जो टाइज़ हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए होना चाहिए। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मालाबार है उसको क्वाड जो इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। तो
इससे एक तरह से जो है वो फाउंडेशनल एग्रीमेंट होगा और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल कोऑपरेशन। अब जब सार्क रीजन है उसमें मिस्टर पेम्पियो ने बोला है वो माले और कोलंबो भी जाएंगे साथ में। माले मीन्स जो अपना मालदीप है उसकी जो कैपिटल है वो माले है, तो वहाँ पे जब माइक पेम्पियो जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटेजिक डील करने की बात की है। अब इंडिया ने भी उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया है, बिकॉज़ इंडिया भी ये जानता है कि अगर वो यूएसए के साथ है तो उसको कुछ गेन वहाँ पे मिल सकता है चाइना के अगेंस्ट। और दूसरा, श्रीलंका को भी यूएसए ने मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन के बेसिस पे $480 मिलियन का जो है वो लोन प्रोवाइड किया है, जिससे कि श्रीलंका भी यूएसए के साथ आ सकता है और चाइना के क्लचेस से निकल सकता है। अब सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है कि इंडिया जो है वो कैसे चाइना से डील करता है और कैसे अभी यूएसए से 2+2 डायलॉग के बेसिस पे डील करता है। इंडियन आर्मी कैसे जो है वो अपनी एलएसी को डिफेंड करती है। अब मिस्टर जो पेम्पियो आ रहे हैं वो हो सकता है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के साथ जो रिलेशन है जनरलाइज सिस्टम ऑफ ट्रेड से इंडिया को निकाल दिया था, इंडिया का 5G कोलैबोरेशन जो है और S-400 मिसाइल सिस्टम जो रशिया से परचेस कर रहे हैं हम, उस पे भी जो यूएसए जो सैंक्शन लगा रहा है उसके बारे में भी बात हो सकती है। तो ये सारा आर्टिकल था। आपको आर्टिकल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।